कर रहे हैं वो उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस विषय पे विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग डीएड भी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या विशेष शिक्षा के और कार्यक्रम में पढ़ रहे हैं या खुद विशेष शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो प्रैक्टिकल की है। तो उस प्रैक्टिकल की समस्या को कैसे उसका निदान किया जाए, इस पे विशेष रूप से अगर कोई अपने विचार रख सकें तो उस पे जरूर रखिएगा। और मैं अपनी ओर से, अपने विद्यालय की ओर से, डॉक्टर टी एस मिश्रा मेडिकल कॉलेज की ओर से आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और नागेश जी से अनुरोध करता हूं कि अपने कार्यक्रम को शीघ्र स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में कार्यक्रम समन्वयक श्री पंकज कुमार द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर नीता मिश्रा जी का स्वागत करें एवं विद्यालय टी एस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड स्पेशल एजुकेशन रिहेबिलिटेशन का पूर्ण परिचय दें। श्री पंकज कुमार द्विवेदी। धन्यवाद नागेश जी। मैम और सर को धन्यवाद, आपका अभिनंदन है। इस पटल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्रीमती डॉक्टर नीता मिश्रा जी का टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज तथा विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आदरणीय संस्था विगत 35 वर्षों से दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु डॉक्टर शकुंतला मिश्रा सेवा समिति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करती आ रही हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताएं एवं स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसी क्रम में सन 2015 में सेवा समिति के द्वारा मेडिकल कॉलेज एवं विशेष शिक्षा एवं पुनर्वसन प्रकल्प की स्थापना की गई। विगत 5 वर्षों से संस्था एमबीबीएस पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज का आयोजन कर रही है। हजारों छात्र अध्ययनरत हैं। विशेष शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विशेष शिक्षा का कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार किए जाते हैं। आपका लखनऊ के प्रतिष्ठान संस्थान में स्वागत और अभिनंदन है। इसी पटल को मैं आगे बढ़ाते हुए श्री नागेश जी को सौंपता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने संस्थान का परिचय दिया, उस संदर्भ में मैं एक चीज बता देना चाहूंगा। मैम, टी एस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। यहाँ पर एमबीबीएस, मेडिकल के नर्सिंग जैसे कोर्स और उन कोर्सों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 100% सफलता तथा उन्हें सिलेक्शन की एक व्यवस्था दी जाती है। बड़े भूभाग में स्थापित टी एस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसमें DED-SCBI का कोर्स वर्तमान में चल रहा है तथा पूरे उत्तर प्रदेश में एक मॉडल के रूप में यह संस्थान काम कर रहा है। मैं आमंत्रित करूंगा आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर नीता मिश्रा को कि आए और आप अपने महनीय विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर नीता मिश्रा। धन्यवाद डॉक्टर नागेश जी। आदरणीय सुनील कुमार चौधरी जी, वेबिनार के समन्वयक श्री पंकज द्विवेदी जी तथा वेबिनार के मॉडरेटर श्री नागेश कुमार पांडे जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये जानना चाह रहे हैं। जैसे अभी सुनील कुमार चौधरी सर जी ने कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन में प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं या हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो पहले हम ये बता दें कि आज जो ये पैंडेमिक ईरा है, इसमें फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन अब सिमिलर ही हो गया है और हमें लग रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हम इस जीमेल या हमारा जो भी वेबसाइट है उसके माध्यम से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी क्लास या लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे इंफॉर्मेशन टेकअप कर रहे हैं। जैसे हम लोग जानते ही हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस यानी स्टूडेंट और शिक्षक दोनों के बीच में एक दूरियां होती है, पर ये दूरियां वो दूरियां नहीं होती जिससे कि हम अपने कैरिकुलम से उनसे अटैच न हो जाए। डिस्टेंस एजुकेशन का मोटिव ही यही है कि जो बच्चे या जो
वंचित लोग हैं, जो समाज में जिनकी शिक्षा रुक चुकी है या जो कुछ स्किल बेस्ड एजुकेशन गेनिंग करना चाह रहे हैं, या किसी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण करते हुए अपना कोई व्यवसाय न कर सके, तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से वो एजुकेशन टेकअप कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो आपका किसी प्रकार की बाउंडेशन, किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं क्रिएट करता। आप जानते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से किसी भी एज में, एज की भी बाउंडेशन नहीं है। दूसरा, हम जब चाहें तब एजुकेशन टेकअप कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन है जिसके माध्यम से एजुकेशन को टेकअप किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन में स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा में बीएड स्पेशल के 3 कोर्सेज चलते हैं। बीएड स्पेशल इन एचआई, बीएड स्पेशल इन वीआई और बीएड स्पेशल इन आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यहाँ पे जैसे सामान्य प्रवेश प्रक्रिया होती है वैसे यहाँ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों की काउंसलिंग कराई जाती है और उसके बाद उन्हें स्टडी सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हम उन्हीं स्टडी सेंटर्स को मान्यता देते हैं जिसको आरसीआई अप्रूवल दी होती है। मतलब आरसीआई द्वारा जो इंस्पेक्शन होता है उसमें जो रिसोर्स रूम, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी अवेलेबल होती है, उसी के बेस पे हम उस सेंटर को मान्यता देते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है उसका एसएलएम यानी सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इसमें जो बच्चा है उसका स्वतः अध्ययन होता है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल उसको विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें आपको उसमें बुक की तरह नहीं होता है, उसमें पूरे एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया होता है, जिससे कि बच्चे उसे स्व अध्ययन करें। साथ में उसमें बोध प्रश्न दिए होते हैं जिससे बच्चे अध्ययन करते हुए उन प्रश्नों को सॉल्व करें, और लास्ट में उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए होते हैं जिससे वो उसे मैच करा सकते हैं। दूसरा होता है जो ये हमारे एसएनएम होते हैं, वो मुख्य रूप से इसके असाइनमेंट दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे उसे अपने आप अध्ययन करके, मूल्यांकन करके उस असाइनमेंट को लिख सकते हैं और उसके अलग से मार्क्स होते हैं। इसके बाद हमारी काउंसलिंग क्लासेस होती है जो कि स्टडी सेंटर्स पे होती है। जब हम यहाँ पे बच्चों का प्रवेश ले लेते हैं उसके बाद एक इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है। इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हम विभिन्न जो हमारे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे हमारे यहाँ के जो टीचर्स होते हैं उन सेंटर्स पे जाते हैं तथा बच्चों का इंडक्शन कराते हैं, उन्हें उस कोर्स के बारे में बताते हैं, उसकी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, उसके एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं, उसके ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं, उनकी समस्याएं कैसे सेंटर द्वारा सॉल्व होगा उसकी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ उस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, उस बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड समस्या, उसकी परीक्षा से रिलेटेड समस्या, इन सब की उनको जानकारी देते हैं। अब जो हमारा काउंसलिंग क्लासेस होते हैं, काउंसलिंग क्लासेस सेंटर के जो एक्सपर्ट होते हैं वो कराते हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय जो है अपने ऑडियो वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करते हैं और उन लेक्चर्स को यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बच्चे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर उनकी कोई समस्या है तो वो उन्हें दूर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग जो हमारी काउंसलिंग क्लासेस होती है वहाँ पे वहाँ के जो शिक्षक या उन्हें आउटर एक्सपर्ट भी बुला के प्रैक्टिकल के वर्कशॉप के लिए उन्हें कहा जाता है। वहाँ पे वर्कशॉप कराए जाते हैं पर ईयर। जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, सपोज जैसे हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है या हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है या हमारी टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग है, लेसन प्लान्स है, आईपी है, जितने भी हमारे प्रैक्टिकल्स हैं हम उन्हें वहाँ पे फॉर्मेट प्रोवाइड कर देते हैं। हम बच्चों को टीचिंग टेक्निक सिखा देते हैं, हाउ टू मेक द आईपी वो हम उन्हें सिखा देते हैं। साइन लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है हम उसकी वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, उनको वर्कशॉप कराते हैं। इसके बाद क्योंकि हमारे पास पूरे स्टेट के बच्चे होते हैं,
जैसे राजस्थान से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, तो इन बच्चों को काफ़ी दूर होते हैं और काउंसलिंग क्लास हमारा 6 मंथ में 6 या 7 दिन के होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से वो जहाँ भी हैं, जहाँ पे हमारे स्पेशल स्कूल है, जहाँ पे हमारा संस्था है, जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट है, जहाँ हमारे ये कोर्सेज आर्गेनाइज हो रहे हैं, उन कोर्सेज में वो जाके हम उन्हें कार्ड प्रोवाइड करते हैं। उनका एक आईडी कार्ड होता है, उस कार्ड के माध्यम से वो वहाँ पे वो टीचिंग कार्यक्रम कर सकते हैं। वहाँ पे अपने आईपी गोल वो क्रिएट कर सकते हैं, सीबीआर प्रोग्राम्स वो बना सकते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, हमें जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रूफ चाहिए, इसलिए हमें विजुअल फोटोग्राफीज, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर्स, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो स्टूडेंट्स जिसको हमने जो गोल दिया हुआ है उस गोल को अचीव कर रहा है या नहीं। साथ ही साथ जो हम काउंसलिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारा मोटिव यही होता है कि जो हम असाइनमेंट उनको देते हैं या जो हम उन्हें सेल्फ लर्निंग मटेरियल देते हैं, उस मटेरियल्स में किसी प्रकार की उनकी समझ नहीं आ रही है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को वहाँ सेंटर्स पे भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरीज है, तो आप यूनिवर्सिटी मैन कैंपस में भी फ़ोन करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों की बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे कुछ बच्चे दूर डिस्टेंस में हैं और उनको सेंटर कहीं दूसरी जगह मिल गया है, तो जिसके कारण उनके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ एग्जाम देने में हमें समस्या आ रही है। तो यूनिवर्सिटी में ये भी व्यवस्था है कि एग्जाम होने के 1 महीने पहले आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप इस रीजन से एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी की कुछ छोटी सी फीस है, उसको भर के जहाँ आपका सेंटर नज़दीक है और हमारे एग्जाम सेंटर वहाँ पे है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन की फैसिलिटीज दी जाती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी दिव्यांग बच्चों के लिए, क्योंकि दिव्यांग बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके लिए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो, उनके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, उनके अकॉर्डिंग रिसोर्स रूम हो। तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में भी ये बात रखी गई है, लेकिन क्या ये फैसिलिटीज अवेलेबल है? धरातल पे ये चीज़ें हैं, ये हम और आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या इनके एजुकेशन यही रुक जाए, इनकी शिक्षा नहीं हो पाए? बहुत सारे लोग हैं, जैसे सपोज बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी दिव्यांग लड़कियां हैं जिनके पास बहुत सारी स्किल्स है, जैसे वो बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं, बहुत अच्छी सिलाई कर सकती हैं, बहुत अच्छा वो कोई टीचिंग भी कर सकती हैं। तो अब विदाउट सर्टिफिकेट वो नेटवर्क के कारण शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क के कारण जी जी आ गए। हाँ जी जी हाँ सॉरी सर, नेटवर्क, हाँ जी जी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राजसी टंडन इन सब सर्टिफिकेट के माध्यम से उन स्किल बेस्ड लोगों को तैयार कर रही है, जिससे कि वो बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे अभी लेटेस्ट माली वाले कोर्स है। बहुत अच्छा माली माली करता है या वो बुधी बुधी का काम करता है, लेकिन विदाउट सर्टिफिकेट या विदाउट डिग्री बैंक भी उनको लोन नहीं दे रहा है। तो डिस्टेंस एजुकेशन ऐसे कोर्सेज लॉन्च कर रही है जिससे कि वो अपना सर्टिफिकेट गेन करके अपना कोई व्यवसाय ओपन कर सकता है और अपने प्रोफेशनल कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकता है।
डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारी जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स है उसका वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है। हमारी जो फीस स्कीम भी है वो वेबसाइट के थ्रू होती है। तो जो भी बच्चों की क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, उसके लिए वहाँ पे हमारा टोल फ्री नंबर है, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेंटर के माध्यम से बच्चे अपनी समस्याएं जो हैं वो मेन कैंपस में भी ला सकते हैं। हम बीएड स्पेशल बच्चों के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उस पर विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये चैलेंजिंग फील्ड है, उन्हें एक चैलेंजिंग फील्ड में जाना है। उन्हें उन बच्चों के लिए काम करना है जो बच्चे किसी न किसी आवश्यकता के नीडी हैं। तो इसलिए हम उन बच्चों के लिए मोस्टली जो हमारे सिलेबस है वो आरसीआई के ही सिलेबस है, हमारे जो प्रैक्टिकल्स है वो आरसीआई के ही प्रैक्टिकल्स है, और हम उसमें कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करते हैं। हम सारी चीज़ें करते हैं, हम बस उन्हें फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं कि आप जिस एरिया से हैं, जिस लोकेशन से है, आप वहाँ पे जो नज़दीक बेस्ट सेंटर हो वहाँ पे आप जाके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप वो चीज़ें, वो जो आपके शेड्यूल्स हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, उसको आप वहाँ पे कंप्लीट करिए। तो इस तरह से जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि इसमें शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया जाए, कैसे हम जो वंचित लोग हैं, जो समाज में जिनकी शिक्षा अभी हो नहीं पा रही है या छूट गई है, या वो शिक्षित होना चाह रहे हैं लेकिन किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, घरेलू प्रॉब्लम से उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी है, तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, आप जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं उस कोर्स में आप एडमिशन कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि किसी आप विद्यालय में जाएं, इंस्टीट्यूट में जाएं, या कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पे आपको एजुकेशन टेकअप करना है। हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर हमारे वेबसाइट पे अपलोड है, बच्चे उन लेक्चर को भी देख सकते हैं, उन एसएलएम्स को पढ़ सकते हैं। अगर उनकी कोई क्वेरीज है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा, या जब हमारे लेक्चर्स होते हैं उस समय भी वो अपने क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं और उन्हें बहुत सॉर्ट आउट कराया जा सकता है। तो इस तरह से, और आज इस पैंडेमिक एरा में तो मुझे लग रहा है फॉर्मल एजुकेशन भी डिस्टेंस एजुकेशन ही हो गया है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है बच्चों को ज़्यादा रिलैक्सफुल हो रहा है। अब उन्हें टाइम की जो बाउंडिंग होती है, नहीं सुबह जाना ही है, हमें ये करना ही है, उससे बेस्ड चीज़ें हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को दिला सकते हैं, करा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहा है। अभी हमारे यहाँ बीएड स्पेशल कोर्स है, हम एमएड भी चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो विदाउट उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो हम चाह के भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि उनकी जो क्वालिटीज है वो बाहर उभर के आ नहीं पा रही है, क्योंकि आरसीआई या जो हमारे नॉर्म्स है उसमें ये है, ये कोर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी या ये क्वालिफिकेशन होना मस्ट है। हम जानते हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और उनके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज एक डिग्री होल्डर के पास भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपनी आवश्यकता है और अपनी अनुरूपता के अनुरूप वो उस डिग्री को नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा जो ओपन डिस्टेंस या राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है वो प्रयासरत है कि हम स्पेशल एमएड भी लाएं, जिससे कि इन प्रोफेशनल लोग अपनी क्वालिटी या अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ा सकें, और जो अगर उनके क्वालिफिकेशन आगे आते हैं तो स्वैर है कि उनकी क्वालिटी हमारे दिव्यांग लोगों के लिए कार्य करेगी और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमारे समाज में आएगी। बहुत सारी चीजें जो हमारे दिव्यांग बच्चों को नीड है, जो आवश्यकता है, उसकी वो पूर्ति होगी। हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, हम कहते हैं या न्यू पॉलिसीज में भी आप देख रहे हैं मोस्टली टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके हम टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करें,
जिससे कि जो बच्चे समर्थ है या जो दिव्यांग लोग हैं, जो एजुकेशन नहीं गेनिंग कर पा रहे हैं या दूर दराज क्षेत्र में है, बहुत दूरियां हैं, विद्यालय काफी दूर है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स रूम नहीं है, या उनके अकॉर्डिंग जो स्पेशल नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को हम अपने डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपने ऑडियो लैब में क्रिएट करें। हमारा एक वेबिनार भी हुआ था NIVH के साथ, जहाँ पे हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन रखा है कि अगर सपोज जैसे हमारे HI बच्चे हैं, उन बच्चों को साइन लैंग्वेज में अगर उन्हें उनके कैरिकुलम चाहिए, उनके पाठ्यक्रम चाहिए, तो हम NIOS से हमारी जो टाई अप है, हम बात कर रहे हैं कि हम वहाँ से उनके साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर के थ्रू लेक्चर्स को कैचअप करें, उनके वीडियोस बनाएं और उन बच्चों को प्रोवाइड करें, जिससे कि उनके एजुकेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। डिस्टेंस एजुकेशन ही मुझे लगता है जो हमारी नेशनल पॉलिसीज है उसमें बेस्ट रोल अदा कर सकती है। नेशनल पॉलिसीज के अंतर्गत जो एजुकेशन माध्यम है, जो शिक्षा के एरियाज है, उसमें ये चीज डाली गई है कि जितना हो सके हम टेक्निकल एजुकेशन, ई लर्निंग एजुकेशन को पिकअप करें और बच्चों पे जो बर्डन हो रहा है, जो बोझ हो रहा है, उसको कम किया जाए। डिस्टेंस एजुकेशन अगर एक रोल मॉडल के रूप में आता है, वो एक ऐसा मॉडल क्रिएट करता है, ऐसा वो लैब बनाता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनाता है, तो अदर जो हमारे सेंटर्स हैं या स्पेशल फील्ड्स में जो कार्य हो रहे हैं, उसमें ज्यादा प्रगति होगी। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा हर चीजों में सिर्फ दृश्य मांगे, ऑडियो विजुअल, क्योंकि कोई भी चीज मेमोरी में तभी तक फिक्स रहती है जब तक हम उसको देख कर, समझ कर और खुद उसका एक्सपीरियंस न करें। तो इसके माध्यम के लिए मोस्टली हम लोगों ने अपनी ऑडियो विजुअल लैब को काफी डेवलप किया है। हमारी लाइब्रेरीज भी है, ई लाइब्रेरीज है, जहाँ पे बच्चों को एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक के थ्रू वो घर बैठे ही जिस पुस्तक को चाहिए, जिस बुक से वो बात करना पढ़ना चाहे, उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में जैसे हमने कहा कि सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है। इसमें समाज के किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी सुविधा एवं परिस्थिति के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करने का जो मुख्य जरिया है या जो मुख्य माध्यम है, हम मोस्टली स्व अध्ययन पर विशेष ध्यान देते हैं, जिसके लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स का निर्माण किया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स और उनकी विचारों को या बच्चों के एक्सपीरियंस को उस SLM में इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि वो अपने एजुकेशन को और भी ज़्यादा बेस्ट कर सकें। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंक्लूजन के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करें, हम अपनी चीज़ों को विकसित करें, हम अपने कैरिकुलम को बच्चों के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करें, जिससे कि उनके एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट बनाया जा सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन इस ओर अग्रसर है, कार्य कर रहा है और आगे भी कार्य करता है। नागेश जी मैम। जी अगर बच्चों की कोई क्वेरीज हो तो उस पे हम लोग डिस्कशन करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। जी कुछ क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे के हो देख लीजिए। क्या किसी विद्यार्थी के आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है जिस पे मैम को और सहजता हो अपनी बात रखने में? मरहबा शमसी बिटिया, मरहबा शमसी, आवाज जा रही आप तक बेटा? लेक्चर आगे बढ़ाएं या फिर कुछ क्वेरीज को हम लोग आगे इसको करते हैं? नहीं, आप कंटिन्यू करें मैम। कोई प्रश्न अगर चैट बॉक्स में आता है तो मैं फिर प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है। थैंक यू।
जो डिस्टेंस एजुकेशन के बेस है या आधारभूत तत्व है, उसमें मैंने पहले ही बताया, मुद्रित सामग्री है, गुड मॉर्निंग SLM है। सर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। आप थोड़ी देर बाद में आपका फीडबैक लेंगे। ओके सर। अभी अब थोड़ी सर देर। एयरफोन लगे हुए नहीं थे इसलिए आवाज कोई नहीं बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक ठीक बेटा। मैम, ठीक है सर। इसमें हमने पहले ही बताया, मुद्रित सामग्री हमारा SLM है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स है, जिस मटेरियल के थ्रू हम जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमारा है श्रव्य सामग्री या ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें हम लोग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा हमारा रेडियो और दूरदर्शन, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम्स उस में स्पीच लेक्चर्स डालते हैं, जिसके थ्रू बच्चे अपने अकॉर्डिंग नॉलेज को टेकअप कर सकें। दूसरा हमारा काउंसलिंग क्लास होता है या ग्रुप डिस्कशन होता है। नागेश जी जरा सा मैं रिचार्ज कर दो, फिर मैं बात करती हूँ। ओके। कोई भी जब हमारे आपके बीच में विद्वत जन अपना भाव रखते हैं, तो जब उनसे उस भाव के बीच में कोई प्रश्नोत्तरी होती है तो उन्हें थोड़ी और सहजता होती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष क्लास प्रत्यक्ष आभासी बनाने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में प्रश्नों का आना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे इंटरेक्शन करने में आसानी होती है। जो हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके अगर कोई प्रश्न ऐसे होते हैं कि वे मैम से उसका उत्तर प्राप्त करना चाह रहे हो, तो वे चैट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, या जब वक्ता अर्थात मैम के द्वारा या जो भी हमारे सामने अपनी बात रखते हैं, उनके द्वारा जब बात रखी जा रही हो और आपसे प्रश्न पूछने के लिए आशान्वित भाव प्रस्तुत किया जाए, तो आप लोग अपना प्रश्न सामने उपस्थित कर सकते हैं। कुछ नेटवर्क के इशू के कारण मैम अभी डिस्कनेक्ट हुई हैं। बहुत जल्द ही मैम हम लोगों से जुड़ेंगी। आप लोग जैसा सुन पा रहे होंगे, मैम ने हम लोगों को बताया कि विशेष शिक्षा में डिस्टेंस एजुकेशन का जो की पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह होता है SLM, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। मैम आ चुकी है, अब हम लोग मैम को सुनते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे देखेंगे। जी मैम, आपका माइक म्यूट है। हेलो जी जी मैम। तो जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्य हथियार है, जो हमने पहले ही बताया, वो हमारा है SLM, जिसमें बच्चे स्व अध्ययन या सेल्फ असेसमेंट करते हैं। बच्चे अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी आवश्यकता, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और विश्वविद्यालय से वो SLM टेकअप करते हैं। SLM के माध्यम से वो अपने जो भी उनकी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेवलपमेंट करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, वो रेडियोस और दूरदर्शन के माध्यम से भी हम अपने लेक्चर्स को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं और अपनी क्यूरियोसिटी कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो होता है वो काउंसलिंग क्लासेस होती है। काउंसलिंग क्लासेस का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसमें बच्चों के जो उनके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो SLM दिए गए हैं, उन SLM से रिलेटेड उसकी जो कैरिस होती है, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उस पर डिस्कशन किए जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्हें स्किल सिखाया जाता है, उन्हें वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है कि आप कैसे अपने एजुकेशन को या अपने SLM में जो समस्या है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं।
काउंसलिंग क्लासेस में बच्चे जो है विभिन्न एरिया से आते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इससे जो मोस्टली होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर लेते हैं और उनकी जो यहाँ उनकी एरियाज में अगर दिव्यांगता से रिलेटेड कोई समस्या है, दूसरी एरियाज में अगर दिव्यांगता से रिलेटेड समस्या है तो उसका निराकरण वहाँ कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों पे भी एक डिस्कशन हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा सिलेबस है वो एक बेस लेवल, ग्राउंड लेवल से उन बच्चों को या जो हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं उनको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बहुत सारी बच्चों की यहाँ पे जो परीक्षा वाली मूल्यांकन होते हैं उसमें बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि वो काफ़ी दूर से हैं, काफ़ी डिस्टेंस एरियाज से, तो उनके लिए भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वो अपनी एरियाज में ही कुछ भी यूनिवर्सिटी में जमा करके अपने वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड हम उनमें थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। आपको नेसेसरी नहीं है कि आपका जो सेंटर्स है उसी सेंटर्स पे आके आप अपने प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट करिए। आप हमारे जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग क्लासेस करिए। इसके बाद प्रैक्टिकल्स आप अपने ही एरिया में, जहाँ पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, एक अच्छा आपका स्कूल्स हो, या आपका कोई नेशनल इंस्टीट्यूट हो, या आपका कोई स्किल बेस्ड प्रोग्राम हो, आप वहाँ पे जाके आप वहाँ पे अपने जो कार्ड्स है उसके माध्यम से उसे दिखाकर आप उस जो हमारे प्रैक्टिकल्स के ड्यूरेशन है, जो हमारे कोर्स है, उसको आप वहाँ कर सकते हैं। सपोज हम लोग बात करते हैं इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप में हम ये देख हमारा जो 2 या 3 मंथ को बच्चे को जाके ऑल द एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल्स उसका उनमें उन्हें पार्टिसिपेशन करना है, साथ में उन्हें टीचिंग भी कराना है, उन्हें प्रबंधन कार्य भी करना है, उन्हें मैनेजमेंट भी संभालना है, उन्हें बच्चों की जो क्यूरियोसिटीज है, जो उनकी समस्याएं है, उससे भी रिलेटेड समस्याओं का समाधान करना है। तो एक तरह से हम अपने ट्रेनिंग्स को ट्रेन कर देते हैं कि कैसे आप जो है स्पेशल फील्ड में एक विशेष शिक्षक बन के आप कार्य कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर हम उन बच्चों को वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है, हम पहले तो उनको एक प्रोफार्मा प्रोवाइड कर देते हैं कि इस प्रोफार्मा के माध्यम से आपको पूरे डेटास इंक्लूड करने हैं, जैसे आप प्रवेश प्रक्रिया वहाँ पे कैसे करा रहे हैं उसकी जानकारी दीजिए, वहाँ की लाइब्रेरीज कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ की लेबोरेटरीज कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनके प्ले ग्राउंड है कौन से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कम्युनिटी को आप कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, पेरेंट्स काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, सोसाइटी अवेयरनेस कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे जो आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम है उस प्रोग्राम्स में आप उसे पार्टिसिपेट करिए और उसके बाद आप उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स उस फाइल्स में इंक्लूड करिए। साथ ही साथ जहाँ पे आपके सेंटर्स है, जहाँ पे आप जिस सेंटर्स में आप गए हो वहाँ के जो प्रबंधक है, प्रिंसिपल्स है, या जो वहाँ के हेड्स है, उससे आप वेरीफाई कराइए कि आपने इतने ड्यूरेशन तक इस कार्य को किया हुआ है। इन सारी चीज़ों के बाद जब हम प्रैक्टिकल्स कराते हैं या जब उनके एग्जाम्स कराते हैं तो प्रैक्टिकल्स में भी हमारे प्रोसेस होते हैं। एक हमारा मेन कैंपस के एक्सपर्ट होते हैं, दूसरा हम किसी विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट को, आउटर एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, और तीसरा हमारा सेंटर कोऑर्डिनेटर होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद ही हमारे प्रैक्टिकल्स के वाइवा लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स वाइवास में हम उन बच्चों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, उनका जो भी स्किल्स है उन स्किल्स को देखते हैं, और उसके बाद ही सपोज अगर उसने प्रैक्टिकल्स में जो भी हमारे सिलेबस थे उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने नहीं किया है तो हम उन बच्चों को उस ईयर में रोक भी देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन फ्लेक्सिबल तो है पर क्वालिटी बेस्ड भी है। ये अपनी क्वालिटीज को मेंटेन करके रखता है।
तो जितनी भी हमारे बीएड स्पेशल के प्रैक्टिकल्स है या हमारे जो सिलेबस है उसका टोटली हम आइडेंटिफिकेशन ही करते हैं। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटीज ये प्रोवाइड करती है कि ये हमारा कोर्स जो है 6 सेमेस्टर्स का है और 2.5 साल का है। इस कोर्स को अगर किसी बच्चे की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये कोर्स को ड्रॉप करके 5 इयर्स में भी कर सकता है। साथ ही साथ अगर उसके किसी पेपर्स छूट जाते हैं, वो उसके एग्जाम नहीं दे पाते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं दे पाते हैं, तो जब उस ईयर्स के एग्जाम होते हैं उस एग्जामिनेशन में वो अपने पेपर्स को डाल सकता है, वो बैक पेपर भर सकता है और उसके लिए वो सेकेंड ईयर में 3 पेपर्स का उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि 3 पेपर्स आप नेक्स्ट ईयर में डाल के आप बैक एग्जाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस एजुकेशन एक बीएड स्पेशल बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल है। दूसरा जो हमारा इंक्लूसिव डिमांड है, इंक्लूजन की डिमांड है, समावेशन कैसे हो, कैसे सभी स्किल बेस्ड बने, कैसे सभी अपनी दक्षता को प्राप्त कर सके, जिनमें जो क्वालिटीज है, जिनमें जो स्किल्स है वो जो हिडन रह गई है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे हम अपने को समाज में स्थापित कर सके, मैन स्ट्रीम की धारा में अपने को कैसे जोड़ सके, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन अहम भूमिका निभा रही है। डिस्टेंस एजुकेशन के ही माध्यम से जो दिव्यांग बच्चे दूर दराज क्षेत्रों में है, बहुत उन्हें संसाधनों की कमी है, उनके पास पैसे की कमी है, उनकी दिव्यांगता के कारण वो विद्यालय में जाने में असमर्थ है या वहाँ पे वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है जिस रिक्वायरमेंट की उन्हें नीड्स है, तो वो अपने घर बैठे भी एजुकेशन टेकअप कर सकते हैं। और उनके लिए अगर सहायता चाहिए तो हम वो विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जो हमारे लेक्चर्स हैं, हमारे व्याख्यान है, जो हमारे सपोर्टिव चीज़ें हैं, प्रोवाइड्स करके हम उनके एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो आई थिंक और भी कुछ क्वेरीज और कुछ क्वेश्चन आए तो मैं ज्यादा बेस्ट बता सकूं। पांडे जी। प्रैक्टिकल से ही संबंधित प्रश्न है एक दो मैम। जी जी बताइए। प्रैक्टिकल स्टूडेंट कैसे करेंगे या किस प्रकार से कराया जाएगा, क्योंकि इस समय डीएड के बच्चों को सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है हाँ हाँ वो आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता बिल्कुल ने बिल्कुल। जो मुख्य अतिथि जी ने भी इस बात को उल्लेखित हाँ। किया। प्रैक्टिकल हाँ। कैसे किए जाए तो उस पर थोड़ी सी और अगर आप स्पष्ट राय दें। इन ये जो पैंडेमिक ईरा है इससे या हम कैसे कराते हैं उस पे दिया जाए। दोनों को रिलेट करें, आप कैसे करते हैं और कैसे हम लोग इस पैंडेमिक ईरा में कैसे कराएं, हाँ दोनों देखिए रिलेट करें। जी बिल्कुल, जैसे हम पहले हमारे जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है हम काउंसलिंग क्लासेस कराते हैं, काउंसलिंग क्लासेस में हम प्रैक्टिकल्स के वर्कशॉप कराते हैं। इन वर्कशॉप में जो हम विभिन्न विद्यालय विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट होते हैं उनके थ्रू हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको ये प्रैक्टिकल्स करने हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट को ये फ्लैक्सिबिलिटी देते हैं कि आप जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है आप डेली नहीं आ सकते हो क्योंकि बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, जैसे हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे डेली आके जिस सेंटर पे अलॉट हुआ है वहाँ नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम उन्हें वो फैसिलिटीज देते हैं कि आप अपनी एरियाज में जो अच्छा इंस्टीट्यूट हो, जो अच्छा सेंटर्स हो या जो आपका अच्छा विद्यालय हो, आप वहाँ पे जाके अपना जो प्रैक्टिकल टास्क है उसे कंप्लीट करिए। इसके लिए अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो आप सेंटर के कोऑर्डिनेटर से रिटन लिखा सकते हैं या जो आपके आईडी प्रूफ दिए गए हैं उसे दिखाकर आप वहाँ प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल करने के साथ साथ क्योंकि बच्चा डिस्टेंस एजुकेशन है तो स्टूडेंट से दूरियां हैं, तो अगर आप हम आपको ऑब्जर्व कर कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने उन्हें कहा है कि आप एक अपना पिक्चर्स इंक्लूड करिए, अपना कुछ वीडियो क्लिपिंग बनाइए, अपना कुछ एक्टिविटीज करते समय आप अगर ऑडियो विजुअल कुछ बना सकते हैं तो उसको भी आप इंक्लूड करिए, जिससे कि आप
कहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन कर रहे हैं, इसकी हमें जानकारी हो। साथ ही साथ आप जो है वहाँ के जिस स्कूल या जिस विद्यालय में आप ये कार्य करा रहे हैं, वहाँ के मैनेजमेंट या वहाँ के प्रिंसिपल्स या वहाँ के जो हेड है उनसे वेरीफाई कराइए कि आपने इतने ड्यूरेशन से यहाँ पे इन कार्यों में इन्वॉल्व हुए और इन चीज़ों में आपने दक्षता प्राप्त की है। अगर सपोज अगर हम जैसे सीवीआर वाली बात करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, तो हम इसमें उन बच्चों का जो आईपी बनते हैं या जो कम्युनिटी में वो अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप इसका फिर वीडियो क्लिप बना लीजिए, इसे हमें ऑब्जर्व कराइए कि आपने क्या अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया, कौन से रिसोर्स पर्सन आए थे, किन बच्चों का आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया। तो वो सारी जो उनकी फाइल्स होती है, उनकी डेटास होती है, उसको देखा जाता है और उससे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये तो हमारे रेगुलर है। अभी जो हमारा पेंडेमिक ईरा है, अभी इस समय प्रैक्टिकल्स के लिए इन बच्चों के लिए हमने थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी दी है कि आप विद्यालय नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, पर कुछ बच्चों के आप ग्रुप बनाइए, आप उसमें जूम मीटिंग कीजिए, आप उसमें लेक्चर्स दीजिए, आप वहाँ पे जो भी उन बच्चों के अकॉर्डिंग नीड्स है, उस अकॉर्डिंग नीड्स के अकॉर्डिंग आप पिक्चर्स उसमें इंक्लूड करिए, उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करिए। साथ ही साथ हमने सेंटर्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उन बच्चों को टीच करिए, हमारे ट्रेनिंग्स को स्किल बेस्ड बनाइए, जिससे कि वो अपने जो उनके प्रैक्टिकल टास्क है उसको पूरा कर सके। हेलो जी जी। तो मैम ने हम लोगों को बताया कि हम इस कोविड काल में जब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिस टीचिंग के लिए हम बच्चों से उनके उस आवास पर ही या वो जहां रह रहे हैं वहां पर 2-4 लोगों के सानिध्य में या ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करते हुए एक 30 सेकंड का, 60 सेकंड का या 2 मिनट का एक वीडियो बनवाएं और उस वीडियो को अपने पास लेकर के उनका आकलन करें कि ये कौन कौन से इसमें अनुभागों का प्रयोग किया गया या कौन कौन सा का प्रयोग नहीं किया गया। फिर मैम ने कहा कि अगर सीवीआर करना है, डीएड या सीबीआई के बच्चों को भी सीवीआर की आवश्यकता होती है। होता क्या था, ग्रुप वाइज जाते थे, किसी एक गांव में, 2 गांव में या कहीं और जा करके कैंप लगाते थे और सीवीआर की एक्टिविटी को करते थे। लेकिन अभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना लगभग एसओपी के कारण या प्रोटोकॉल के कारण संभव नहीं हो पा रहा है, कोविड-19 का ईरा चल रहा है। तो वहां पे भी मैम ने कहा कि हम एक मानक बना लें, मान लें कि ये हमारे सामने एक दृष्टि विद्यार्थी बैठा है या सर्वदिव्यांग बालक बैठा है और इसकी ये आवश्यकताएं हैं, इसमें ये कमियां हैं, ये इसकी आवश्यकताएं हैं। अब इनकी पूर्ति के लिए हम उनको सलाह दे रहे हैं। क्या क्या सलाह देंगे, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो, पूरा क्लिप बने और कहां से उस सुविधाओं को हम उन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हमने उन्हें क्या अपनाया, कौन सा मार्ग हमने उन्हें प्रशस्त कराया, इसकी भी क्लिपिंग हम उनसे ले सकते हैं। मैम आगे बढ़ती हैं और हम लोगों को बताती हैं कि जो प्रैक्टिकल हमारे ऐसे हैं, लिखित में हम जिनका आकलन कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिकलों के लिए हम गूगल फॉर्म का प्रयोग करें। हम उन्हें जैसे एग्जाम्पल फॉर मैथमेटिकल ब्रेल, अगर मैथमेटिकल ब्रेल का हम लोगों को एक परीक्षा लेनी है तो गूगल फॉर्म क्रिएट करें। 10 प्रश्न उसमें क्रिएट किया, बच्चों से प्रश्न पूछते गए या गणितीय प्रश्न उनके सामने उपस्थित किया और उनसे हमने पूछ लिया कि इसके लिए कोडिंग क्या होगी। ब्रेल वो लिख तो नहीं सकते गूगल फॉर्म पर, लेकिन कोड तो दे सकते हैं ना, 1 2 3 1 3 5 5 4 6 3 4 6। ऐसे ही वो जो डॉट्स लगेगा उस डॉट्स की कोडिंग करते हुए चले जाएं और सभी प्रश्नों को एक समय सीमा में बांध दिया जाए। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1-1 मिनट का एक प्रश्न दिया जाए, उसके पश्चात वह प्रश्न वहां से हट जाए उनके सामने से, जिससे एक टाइम लिमिट हो और पता चल पाए कि इनका इस पर कितना आधिपत्य बना हुआ है, कितना इनके अंदर इसकी पर्सनैलिटी आ चुकी है, कितना बढ़िया कर सकते हैं। मैम आगे बढ़ती है
और हम लोगों को बताती है कि हम लोग कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर पे भी अगर प्रैक्टिकल लेना चाहे तो ये भी काम कर सकते हैं। जैसे अभी NIVH तैयार कर रहा है या तैयार हो चुका है, उसमें यह है बच्चा हमारे सामने उपस्थित होता है, उपस्थित होने के बाद हम उससे प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर वह हमें देता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग होने के बाद उसके वो जो मटेरियल्स उसने सिर्फ बनाए हुए हैं उन मटेरियलों को भी वह अपलोड करता है स्कैन फॉर्म में। जैसे सपोज करते हैं कि 20 लेसन प्लान बना हुआ है, 20 लेसन प्लान का उसने PDF बनाया, 50 MB, 40 MB, 30 MB का वह अपलोड किया, वह डाटा हमारे तक आया। अब राष्ट्रीय संस्थान जो परीक्षा कार्यदायी संस्था है उसने डाटा कलेक्ट कर लिया, फाइल जमा हुई उस सेंटर पर जहां पर वह बालक पढ़ता है। लेकिन अब 30 के 30 बच्चे, 25 के 25 बच्चे एक दिन अगर वहां जुड़ जाएंगे तो भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसको मैम ने कहा कि कई पालियों में कर देते हैं, 4-4, 5-5 का एक व्यवस्थित क्रम बना दे, 3-3, 4-4 का एक व्यवस्थित क्रम बना दे। वर्तमान समय में अगर मैं इस बात को कहूं तो शायद मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं आपको बता पा रहा हूं, लेकिन शायद कंफर्म डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्रैक्टिकल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और उसका यही पायदान चल रहा होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जो पायदान है कि बच्चे को सामने उपस्थित कर एक आभासीय प्रैक्टिकल की व्यवस्था उनसे सुनिश्चित की जाए गूगल फॉर्म के जरिए और कुछ तकनीकी और सॉफ्टवेयर के जरिए उनसे अधिक से अधिक हम किस तरीके से उनकी विद्वत्ता का और उनकी क्षमता का आकलन कितना अच्छा कर सकते हैं। इसमें 2 ही ऐसी समस्याएं हैं मैम, आदरणीय मैम, मैं आपको थोड़ा सा परिचित कराना चाहूंगा। हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही समस्या आ रही है और तो जितने भी प्रैक्टिकल है सब लिखित रूप में हम लोग उसको आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ यूज ऑफ स्पेशल अप्लायंसेस लाइक दिस टेलर फ्रेम, अबेकस या इस तरीके का ब्रेल लिखने के लिए जो हमारी चीजें हैं इस पे थोड़ी सी समस्या। दूसरा, ब्रेल प्रशिक्षण की जो समस्या आ रही है, हम लोगों का अभी ये जो बहुत चिंतन इस पे चल रहा है या हम लोग एक राष्ट्रीयकृत व्यवस्था बनाने पे जुटे हुए हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल का बनाएंगे, उसमें जो समस्या लाके खड़ी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात की समस्या आके खड़ी होती है कि ब्रेल को किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया आपके ही शब्दों के द्वारा कि हम ब्रेल के डॉट्स को न देखकर कोडिंग को देखें, एक तो इस और भी हम लोग सोच सकते हैं। दूसरा, यूज ऑफ स्पेशल अप्लायंसेस जो है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था में हमें सामने वीडियो के द्वारा, जैसे बच्चा बैठा दिया गया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ नाम दे रहा हूं कि मैं एग्जामिनर हूं और मेरे सामने एक कोई मुकेश कुमार गूगल मीट पर एक प्रैक्टिकल दे रहे हैं एग्जाम्पल, तो उन्होंने ऐसा अपना कैमरा फिट कर रखा है, जैसे मैं अगर सामने से बोल रहा हूं मैं दिखाई दे रहा हूं, इसी तरीके से वो बोल रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो वो टेलर फ्रेम पर जिस तरीके से टाइप्स लगा रहे हैं उस टाइप्स को लगाने के बाद उठा करके टेलर फ्रेम उन्होंने कैमरे के सामने किया या कैमरे को टेलर फ्रेम पे किया और हमने यहीं से बैठे बैठे आभासी रूप में देख लिया कि बच्चा टाइप सही से लगाया है या नहीं लगाया है, किस तरीके से किया है। अब दूसरे पे आते हैं, अगर अबेकस पर, तो अबेकस पे तो बहुत ही सरल हो गया है। अबेकस को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, व्यक्ति को पीछे, अबेकस को आगे करना है और उस पे अंकीय क्षमताओं की जो भी संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, उसको करके दिखाने का। इस पे कई ट्रायल भी हम लोग कर रहे हैं मैम, जैसा आपने बताया उसी क्रम में हम लोग कई ट्रायल भी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस बात को कहते हुए कि हम लोग एक निष्कर्ष पे, राष्ट्रीयकृत एक निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि अगर वैसे तो अब जिस तरीके से आज स्कूल खुल चुके हैं 9 से 12वीं तक के, हम आश्वस्त है कि हमारा प्रैक्टिकल, हमारी थ्योरी पेपर जो है वो सब ऑफलाइन होगा। लेकिन अगर ये स्थिति आती है 1-2 दिनों में हमें आदेशित किया जाता है कि हमें ऑनलाइन प्रैक्टिकल लेना है, तो हम पूरी तरीके से अपने पूरे के पूरे नियमावली को तैयार करके तैयार है कि अब हम सामने उपस्थित हो सकते हैं कि प्रैक्टिकल को किस तरीके से ऑनलाइन पे लेंगे और उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा, पूरा का पूरा जो माध्यम होगा वह ICT बेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इन तीनों का प्रयोग करके हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से इसको कर सकते हैं। तो आज मैम ने भी इस संदर्भ में हमें बताया
एक प्रश्न आया है मैम, आपने इसके बारे में पहले भी चर्चा की, लेकिन ये मध्य प्रदेश उमरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश साकेत जी। ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ बीएड स्पेशल एजुकेशन के प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? शायद इन्होंने ऐसे ही जी प्रोसेसिंग क्या है, थोड़ा सा इन्हें बता दें। हाँ जी, हमारे यहाँ जो बीएड स्पेशल की प्रक्रिया है, ये मार्च में हमारे फॉर्म आ जाते हैं और इसमें जो एलिजिबिलिटी है उसमें ग्रेजुएशन इन 50%, या अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% है तो वो कंसीडर हो जाएगा। और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट है या किसी टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट है और आपका अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना मस्ट है। अदर सब्जेक्ट वालों को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो उनको कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर टेक्निकल फील्ड से है तो आपका 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन होना मस्ट है। और आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपके जो मेरिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, और काउंसलिंग में जो जिस अकॉर्डिंग आपकी मेरिट होती है उस अकॉर्डिंग आपके चॉइस बेस्ड हमारे इस समय करंट में 7 सेंटर्स चल रहे हैं। इलाहाबाद में हमारे 4 सेंटर हैं, एक सेंटर हमारा लखनऊ में है, एक मेरठ में है और एक हमारा जौनपुर में सेंटर चल रहे हैं। तो जो बच्चा जिस एरिया से बिलोंग करता है अगर उसके मेरिट अच्छे हैं तो हम उस मेरिट अकॉर्डिंग उसे वो सेंटर्स प्रोवाइड कर देते हैं। जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो आपको काउंसलिंग लेटर्स मिल जाते हैं, आपको अपने एसएलएम्स मिल जाते हैं। अब आपको वो जिस सेंटर्स को अलॉट किया गया है उस सेंटर्स में आपको जाके अपना वेरिफिकेशन कराना होता है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना होता है कि हम आपके सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं। अब सेंटर्स, अब आप वहाँ पे आपका ग्रुप बना लेता है, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप हो जाती है जिसके थ्रू वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी इस समय काउंसलिंग क्लासेस है, इस समय प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, आप उसको अटेंड करिए, प्रैक्टिकल टास्क करिए और बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे ही हम लोग काउंसलिंग करा लेते हैं, बच्चे को सेंटर्स भेज देते हैं, फिर हम वहाँ पे जाके इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडक्शन यानी अनुस्थापन प्रोग्राम, जहाँ पे हम, क्योंकि जो भी बच्चा होता है वो फ्रेश होता है, वो ठीक है स्पेशल फील्ड में तो आ गया है लेकिन उसे नॉलेज नहीं होता है कि हमें करना क्या है, इस फील्ड को करने के बाद हमारा प्लेसमेंट क्या होगा, हमारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो हमारे जो एक्सपर्ट है, जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के टीचर्स हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, उन बच्चों को पूरी सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं, वहाँ की जो उनके प्रैक्टिकल टास्क है, जो हमारे सिलेबस के उन प्रैक्टिकल टास्क के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ बच्चों की जो भी क्यूरियोसिटी होती है, जो भी उनकी आवश्यकता होती है, उनकी जो नीड्स होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी सॉर्ट आउट किया जाता है, जिससे कि बच्चा, और उन्हें ये भी बताया जाता है कि कितना अटेंडेंस होना मस्ट है, क्योंकि आरसीआई के नॉर्म्स के अनुसार प्रैक्टिकल्स में कितना अटेंडेंस में होना मस्ट है, कितना थ्योरी में होना मस्ट है, और साथ ही साथ अगर आप इनको नहीं करते हैं तो अगर आप अटेंडेंस लेस होता है तो आपके एग्जाम को भी रोक लिया जाएगा। जी पंडित जी, आगे। हेलो। जी मैम, क्या किसी बच्चे के और कोई प्रश्न है? अजय वानखड़े ने एक प्रश्न किया है मैम, साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कैसे होंगे? साइन साइन लैंग्वेज, लैंग्वेज हाँ जी जी, जब हम आपको सेंटर अलॉट करते हैं तो हम वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्कशॉप कराते हैं। जो हमारा सेंटर होता है वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्कशॉपिंग होती है, जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और वो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट जो है आपको उस वर्कशॉप में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप वहाँ सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम साइन लैंग्वेज कर सकते हैं और फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। जी पांडे जी, आगे। जी, किसी और बच्चे का अगर कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में वो लिख करके पूछ सकते हैं। वैसे आज विषय से संबंधित मुझे जहां तक आशा है कि जितने प्रश्न थे वो आ चुके हैं।
किसी और बच्चे का कोई प्रश्न? ठीक, तो जैसा यह सुनिश्चित कार्यक्रम था 11 से 12 तक, मैम का भी एक व्यस्ततम कार्यक्रम है। आज सोमवार का दिन है, सप्ताह का प्रथम दिन, तो कार्य है उनको भी। किसी तरीके से उन्होंने 40-50 मिनट के लिए ही कहा था कि उपस्थित हो पाएंगे, लेकिन सौभाग्य है हम लोगों का कि मैम 1 घंटे तक हमारे रही। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैम कि आप रही। मैं धन्यवाद करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनील कुमार चौधरी, जो न कि सिर्फ हमसे जुड़े बल्कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम को आज यहाँ पे 1 घंटे के रूप में हमें प्रदान भी किया और हमारा हौसला अफजाई हुई। इससे मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय मैम का, जिन्होंने अपने महंगे समय और महंगे सुझाव हमारे बीच रखे। इतनी सहज भाव से कोई और वक्ता होता, मैं स्पष्ट आपके सामने इस बात को कहना चाहूंगा, कोई और होता तो इसको बड़ा क्रिटिकल करता कि विशेष शिक्षा में ऐसे जोड़ेंगे, लेकिन आपने वो पूरा प्रोसेस ही रख दिया जो यूपीआईटीयू उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में अपनाती है। मतलब एक उदाहरण के साथ एक स्वरूप सामने आपने रख दिया कि कहीं से खोजना नहीं है, ये हो रहा है, इसी को फॉलो कर लेना है। तो आपने प्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रथम वक्तव्य में कहा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो प्रथम विशेषता है डिस्टेंस एजुकेशन की, वह है एसएलएम, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। मैं आपको बताना चाहूंगा DED-SC-VI के इस क्षेत्र में या इस DED के क्षेत्र में एसएलएम की बड़ी कमी थी। ऐसी स्थिति आ गई थी कि कोविड-19 के पहले अगर आप देखें, नेट पे जाके देखें, अपलोडिंग की स्थिति को देख लें, किसी कथन को नहीं सिर्फ वहां प्रमाणित देखें, तो वीडियो कक्षाएं लगभग शून्यतम थी। DED के परिप्रेक्ष्य में कोई भी वीडियो क्लास नहीं मिलती थी DED-SC-VI से संबंधित, न ब्रेल से संबंधित, न टेलर पेन से संबंधित, न बेकर से संबंधित। इक्का दुक्का लोग होते थे जो 10-5 वीडियो बनाए हुए थे और अपलोड किए हुए थे, उसका भी बहुत प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था। लेकिन कोविड-19 काल आया और मैं इसको तो यूं कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि विशेष शिक्षा के लिए अवसर आया कि हम ऑफलाइन अपनी विद्वत्ता को निकाल करके ऑनलाइन ले आते हैं। और आज यह पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैंने कोई काउंट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं लगभग 5000 प्लस वीडियो कक्षाएं DED-SC-VI से संबंधित नेट पे उपलब्ध हो चुकी हैं। अकेले यह DED-SC-VI का जो हमारा पटल जो ये संयुक्त रूप से चल रहा है, इसने 700 वीडियो कक्षाएं अपलोड की है इस कोविड-19 काल में। ऐसे ही हमारे विभिन्न छात्रों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, प्रोफेसर समूह के द्वारा एवं विद्वत जनों के द्वारा बहुत से क्लासेस अब उपलब्ध हुए हैं, जिससे बच्चों में यह भाव जगने लगा है कि सर साइन लैंग्वेज देखना हो हम देख लेते हैं, हम आसानी से समझ लेते हैं। अरे ब्रेल की तो 60 क्लासेज आपने अपलोड की है सर, अब तो आसान हो गया, अब तो हम घर बैठे ही कर लेते हैं। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन की रीढ़ है एसएलएम, उसका यहाँ पे एक प्राकट्य हुआ, तैयारी हुई, जिसके कारण बच्चों को और अधिक सहजता हुई, सरलता हुई समझने में। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मैम का कि उन्होंने समय दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सीआरसी लखनऊ से जुड़े हुए हमारे सभी विद्यार्थीजन, TCTVH लखनऊ से जुड़े हुए हमारे सभी विद्यार्थीजन, RSBI संस्थान से जुड़े हुए हमारे विद्यार्थीजन एवं बहराइच से जुड़ी हुई कोर्स कोऑर्डिनेटर मैम बाल्मीत कौर जी और उनके सभी विद्यार्थीजन, CRC पटना से जुड़े हुए वहां के कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री लालचंद जी एवं उनके विद्यार्थीजन, NAV अयोध्या से जुड़े हुए सभी विद्यार्थीजन एवं विभिन्न संस्थानों और 4 राज्यों के जो भी विशेष शिक्षक हमसे जुड़े, उन सभी विशेष शिक्षकों को एवं उनके संपूर्ण संस्थान को TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आप इस पटल पे आए और हमारे इस आमंत्रण को स्वीकारा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। कार्यक्रम यहीं पूर्ण होता है, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सादर।